हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ASP.NET वेब API प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम रजिस्टर, लॉगिन, इस तरीके के एंड पॉइंट्स देखेंगे। इनके थ्रू हम कैसे एक JWT यानी कि जेसन वेब टोकन क्रिएट कर सकते हैं। उस टोकन का यूज ऑथराइजेशन में कैसे हो सकता है, यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का क्या रोल आता है, हम DB में कैसे क्रेडेंशियल स्टोर करते हैं, कैसे टोकन स्टोर करते हैं, किस तरीके से हम क्लेम्स का यूज करके यूजर्स को डिफरेंट रोल्स दे सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करेंगे कि ASP.NET कोर में एंड टू एंड हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे हैंडल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट करके। तो मैंने विजुअल स्टूडियो 2022 यहाँ पे लॉन्च कर रखा है। इसमें मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा जो कि होगा मेरा वेब API प्रोजेक्ट। तो वेब API प्रोजेक्ट के लिए आप सिंपली यहाँ पे C# प्रोजेक्ट टाइप्स में API फिल्टर में डाल सकते हैं। तो आपके यहाँ पे सजेशंस में आ जाना चाहिए ASP.NET कोर वेब API। मैं इसको यहाँ पे लॉन्च करूँगा। इसका नाम दे देते हैं ऑथ वेब API डेमो। ये मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया और इस प्रोजेक्ट को हम .NET 9 में यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फिलहाल के लिए ऑथेंटिकेशन टाइप नन रखना है क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन खुद से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS इनेबल ओपन API सपोर्ट भी हमें रखना है ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। और कंट्रोलर्स यूज करने हैं हमें यहाँ पे मिनिमल API नहीं बना रहे हैं। तो क्रिएट। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होकर लॉन्च हो चुका है। इसके अगर मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखूँ तो मुझे बेसिक जो वेदर फोरकास्ट की API क्रिएट होकर मिलती है वो यहाँ पे मिल चुकी है। अगर मैं इसको रन करके देखूंगा तो अब .NET 9 में जो बाय डिफॉल्ट लॉन्च ब्राउजर का ऑप्शन है फॉल्स आता है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इससे कोई ब्राउजर लॉन्च नहीं होगा, वो मुझे खुद से रन करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी ये API रन हो चुकी है। अगर आपके पास पॉपअप्स आते हैं SSL सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करने के तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। तो यहाँ से ये URL मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा। आप चाहें तो इस पे वेदर फोरकास्ट टाइप कर सकते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से लॉन्च होके आ जाएगा। तो .NET 8 तक आपके पास स्वैगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रन होके आता था जब आप लॉन्च करते थे किसी भी API को। .NEट 9 में हटा दिया गया है। हालांकि आपके पास ओपन API सपोर्ट अब भी है। आप इसमें जाके अगर ओपन API/v1.json टाइप करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पूरा JSON आ जाएगा जिसमें आपके एंड पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आपके पास वेदर फोरकास्ट है। बट जो UI आपके पास आता था स्वैगर के थ्रू वो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। तो इसमें एप्लीकेशन में जाके मैनेज गिट पैकेजेस और यहाँ पे आप स्केलर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफ़ी आजकल यूज़ हो रहा है। इसके थ्रू आप इजीली अपनी API को ब्राउज़र में टेस्ट कर सकते हैं। तो scalar.asp.NET कोर मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी यहाँ पे जेसन क्रिएट हुई थी ओपन API के थ्रू उसको यूज़ करके आपके पास एक UI लॉन्च करके देता है। तो इसका इंस्टॉल कर लिया मैंने। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने program.cs में जाना है और यहाँ पे जो मैप ओपन API है इसके बाद आपको करना है मैप स्केलर API रेफरेंस। यहाँ पे आपका सजेशन आ जाएगा और इसको करने के बाद अब मैं इसको इजीली रन करके अपने ब्राउज़र में इसको व्यू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसमें स्केलर टाइप करूँगा तो मेरे पास ये स्केलर की UI पूरी लॉन्च होके आ जाएगी जिसमें मुझे यहाँ पे मेरे एंड पॉइंट्स शो हो रहे हैं। मैं इनको टेस्ट भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे जाके टेस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो मेरे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम स्केलर का यूज़ करके अपनी API को यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लीन अप कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेदर फोरकास्ट का कुछ ज़रूरत नहीं है। इसका मॉडल भी यहाँ से हटा देते हैं। कुछ फोल्डर हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए क्रिएट करते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए होंगी एंटिटीज एंड उसके अलावा एक फोल्डर बनाएंगे हम यहाँ पे मॉडल का सर्विसेज डेटा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटिटीज से। हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए अपनी यूज़र एंटिटी। इस क्लास में हम दो प्रॉपर्टीज़ देंगे यहाँ पे। पहली हो गई मेरी यूज़र नेम एंड सेकंड पासवर्ड हैश। तो बेसिकली DB में कभी भी आप रॉ स्ट्रिंग में पासवर्ड नहीं स्टोर करेंगे, उसके लिए आपको एनक्रिप्ट करना पड़ता है। एनक्रिप्शन के लिए जो मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम्स यूज़ होती हैं वो होती हैं हैशिंग एल्गोरिदम्स। पासवर्ड एनक्रिप्शन के लिए ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं। तो हम यहाँ पे इनबिल्ट एल्गोरिदम्स को यूज़ करेंगे जो .NET हमें प्रोवाइड करता है और पासवर्ड को हैश करके स्टोर करेंगे, ना कि रॉ पासवर्ड को स्टोर करेंगे। तो ये हो गया हमारा एंटिटी। अब हमारे पास लॉगिन करने के लिए एक्चुअली यूज़र नेम और पासवर्ड रॉ स्ट्रिंग में ही आएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक DTO क्रिएट करना पड़ेगा, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ना कि मैं डायरेक्टली इसको यूज़ करूँ। इससे बेटर है कि मैं एक डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट यूज़ करूँ जो कि यहाँ पे हो गया यूज़र DTO। इसमें ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी होंगी। यहाँ पे पासवर्ड हैश की जगह पासवर्ड
रॉ स्ट्रिंग में आएगा, ये हमें कहीं भी स्टोर नहीं करना है, ये बस हमारे एपीआई तक डेटा सेंड करने के लिए है। यूजर और यूजर डीटीओ में क्या डिफरेंस है ये अभी आगे चल के और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारे ये 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। अब हम एक कंट्रोलर बनाते हैं जहाँ पे हम रजिस्टर और लॉगिन देंगे। तो यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर में दूंगा ऑथ कंट्रोलर। बेसिकली इसका यूज़ ऑथराइजेशन के लिए करना है मुझे यहाँ पे। तो चलिए इसमें सबसे पहले देते हैं http पोस्ट रजिस्टर। आपको लॉगिन से पहले रजिस्टर का ऑप्शन देना होगा यूज़र को। ये रिस्पॉन्स में देगा एक यूज़र, इसके पास रिक्वेस्ट में आएगा यूज़र डीटीओ जो कि होगी इसकी एक रिक्वेस्ट। तो इनिशियली हमें यहाँ पे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टैटिक वेरिएबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। हमें सिंपली इसके अंदर डेटा स्टोर कर लेंगे इसका, ताकि लॉगिन में वेरीफाई कर सकें रजिस्टर के बाद। आगे जब हम एक्चुअली एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे तब एक्चुअल अपना पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा जहाँ डीबी में यूज़र ऐड होंगे। तो अभी के लिए यूज़र डॉट यूज़र नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम और यूज़र डॉट पासवर्ड हैश। तो यहाँ पे एज इट इज़ पासवर्ड स्टोर नहीं करना है, मुझे हैशिंग इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे होगा न्यू पासवर्ड हैशर, ये हमें इनबिल्ट मिलता है यूज़र टाइप के लिए डॉट हैश पासवर्ड। रिटर्न कर देना है ओके। तो यहाँ पे ये मेरा रजिस्टर का एंड पॉइंट हो गया। सिमिलरली मैं बनाऊंगा अब यहाँ पे लॉगिन का एंड पॉइंट। अभी रजिस्टर पे कुछ नहीं हो रहा, सिंपली यूज़र के अंदर क्रेडेंशियल स्टोर हो रहे हैं। तो लॉगिन के अंदर मुझे एक्चुअली चेक करना होगा कि जो यूज़र मैंने रजिस्टर किया था वही क्रेडेंशियल आए ना मेरे पास रिक्वेस्ट में। तो सिंपली इफ यूज़र डॉट यूज़र नेम नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम, तो रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। मैसेज में डाल देते हैं यूज़र नॉट फाउंड। उसके बाद इफ़, अब यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड आ रहा है प्लेन टेक्स्ट में, पर जो स्टोर्ड है वो पासवर्ड हैश है। तो पासवर्ड हैश की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हमें पासवर्ड हैशर के अंदर ही वेरीफाई मेथड होता है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो न्यू पासवर्ड हैशर डॉट वेरीफाई हैश्ड पासवर्ड, इस तरीके से हमें चेक करना होगा। हम खुद इक्वल्स का यूज़ करके कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूज़र डॉट पासवर्ड हैश और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट में मेरे पास पासवर्ड आया है, इसको हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन रिजल्ट अगर फेल हुआ है तो मतलब हमारे पासवर्ड मैच नहीं करे हैं, तो अगेन रिटर्न बैड रिक्वेस्ट सिंपली रॉन्ग पासवर्ड। तो ये हो गया हमारा मैच। अगर ये दोनों कंडीशंस पास हो रही हैं तो उसके बाद मैं सिंपली रिटर्न में ओके यूज़र यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हम मेरा रजिस्टर और लॉगिन सही से वर्क कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे ऑथ के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, रजिस्टर का और लॉगिन का। तो यहाँ पे एक यूज़र में रजिस्टर करता हूँ, इसमें भेजेंगे यूज़र नेम कोड विद और पासवर्ड में RSV। इसको सेंड करते हैं। मेरे पास ओके आ गया। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड हैश जो भी जनरेट हुआ है कुछ इस तरीके का एक एनक्रिप्टेड वैल्यू यहाँ पे जनरेट होके आई है, प्लेन टेक्स्ट में वापस नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मेरे पास ये जनरेट हो गया है। अब इसके बाद मैं लॉगिन करके चेक करता हूँ। तो लॉगिन में यहाँ पे अगर कोड विद RSV डालता हूँ तो 200 ओके करेक्ट है। मैं यहाँ पे कोड विद 1 डालता हूँ तो यूज़र नॉट फाउंड, और यहाँ पे अगर मैं RSV 1 डालता हूँ तो रॉन्ग पासवर्ड। तो अभी मेरे ये दोनों एंड पॉइंट्स करेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो ये तो हो गया, लॉगिन में चेक कर लिया कि मैंने करेक्ट यूजर नेम है कि नहीं। बट एक्चुअल रिस्पॉन्स में मैं पूरे यूजर की डिटेल्स तो नहीं भेज सकता एक्चुअल पासवर्ड। जब दूसरे एंड पॉइंट्स पे आएगी तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है जेसन वेब टोकन का। तो जेसन वेब टोकन एक तरीके से आपके आईडी कार्ड की तरह वर्क करता है। जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में या आपके ऑफिस की बिल्डिंग में जाते हो, अपना आई कार्ड अगर स्कैन करते हो तो उसके थ्रू आपको एंट्री मिलती है। यानी उसके अंदर डिटेल्स होती है कि आपको क्या ऑथेंटिकेशन है, क्या ऑथराइजेशन है, वो सारा उसमें स्टोर होता है। सिमिलरली हमारा ये JWT जेसन वेब टोकन वर्क करता है। इसके अंदर हम सारी डिटेल्स भर के एनक्रिप्ट करके वापस रिस्पॉन्स में भेज देते हैं लॉगिन के टाइम पे, और इस टोकन को साथ में भेजा जाता है बाकी रिक्वेस्ट में वैलिडेट करने के लिए कि हाँ मेरे पास एक्सेस है। तो यहाँ पे मैं ओके यूजर ना रिटर्न करके एक टोकन रिटर्न करना होगा मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक टोकन क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टोकन, जिसमें कि यूजर पास करूंगा। यूजर की डिटेल्स के बेस पे ये टोकन क्रिएट होगा और मुझे रिटर्न के टाइम पे यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो ये मेथड यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो टोकन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक पैकेज यहाँ पे यूज़ करूँगा जो हमारा JWT क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेगा।
system.identitymodel.tokens.jwt। तो ये हमें कुछ इनबिल्ट मेथड्स देता है JWT क्रिएट करने के लिए। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे वापस जाते हैं। अब सबसे पहले मुझे कुछ क्लेम्स क्रिएट करने हैं जो इस JWT में पास करूँगा। क्लेम्स मतलब बेसिकली आप कौन है, सारी डिटेल्स, आपको क्या क्या एक्सेस है, वो सारे क्लेम्स में होते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ इसमें एक ही क्लेम भेजूंगा जो होगा यूज़र। यहाँ पे क्लेम टाइप्स डॉट नेम, इस यूज़र का जो यूज़र नेम होगा वो मैं यहाँ पे भेज दूंगा। अभी के लिए एक ही क्लेम है, बाद में हमें आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें और भी क्लेम हम ऐड कर सकते हैं। तो अब एनक्रिप्शन के लिए एक हम की जनरेट करेंगे, सिमेट्रिक सिक्योरिटी की एनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स। अब हमें ये चीज़ें फैच करनी है, कुछ डिटेल्स हमारी कॉन्फ़िगरेशन से। तो कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे ऊपर ऐड करना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे डाल देता हूँ जिसमें कि आई कॉन्फ़िगरेशन आएगी और एक यहाँ पे क्रिएट एंड असाइन फील्ड कर देते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में डॉट गेट वैल्यू, हमें वैल्यू फैच करनी है किसकी, ऐप सेटिंग्स कोलन टोकन की। यहाँ पे ये नोट लगा देते हैं जिससे इसको पता चल जाए कि ये नल नहीं होगा। उसके बाद हमें साइन करना होगा इसे एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम से। तो उसको यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, इस की को यहाँ पे साइन कर देंगे सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स डॉट HMAC। आप चाहें तो 256 यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 512 यूज़ कर रहा हूँ जो थोड़ी ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे हम एक्चुअली अपना टोकन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए टोकन डिस्क्रिप्टर JWT सिक्योरिटी टोकन। इसके अंदर हमें अपनी डिटेल्स डालनी है सारी, जैसे कि इशूअर। हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैच करेंगे हमारी कॉन्फ़िगरेशन से। इशूअर के बाद ऑडियंस, यहाँ पे हमारा होगा इशूअर हमें फैच करके लाना है, यहाँ पे हमें अपना ऑडियंस फैच करके लाना है। इसके बाद हम अपने क्लेम्स जो हमने ऊपर डिफाइन किए थे वो क्लेम्स यहाँ पे डाल देंगे। एक एक्सपायरी दे देंगे इस टोकन की, ताकि ये टोकन हम इनफाइनाइटली यूज़ नहीं कर सकते। वो ऑब्वियसली लॉगिन के कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली टोकन एक्सपायर हो जाएगा, आपको री लॉगिन करना पड़ेगा। तो डेट टाइम डॉट UTC नाउ डॉट एड डेज, चलिए एक दिन की इसकी एक्सपायरी दे देते हैं कि नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। और फाइनली यहाँ पे साइनिंग क्रेडेंशियल्स जो हमने ऊपर अभी क्रिएट किए थे, क्रेड्स। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे टोकन डिस्क्रिप्टर में अपना डाल दिया और सिंपली इस टोकन डिस्क्रिप्टर से हम न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर के थ्रू एक टोकन क्रिएट कर देंगे। ये राइट टोकन यहाँ पे हमारा एक स्ट्रिंग टोकन जनरेट करेगा जो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो अब ऐप सेटिंग्स में चेंज करते हैं जिससे कि हम ये चीज़ें फैच कर सकें। तो इसकी ऐप सेटिंग्स यहाँ पे ये कुछ दे रखी हैं, तो इसकी जगह पे ये हटा सकते हैं आप, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली ऐप सेटिंग्स यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने सिंपली एक टोकन डाला है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रिंग एटलीस्ट 64 कैरेक्टर्स लेंथ की होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो एल्गोरिदम यूज़ किया वो 512 बिट्स मांगती है, यानी 64 बाइट्स। तो आपको एटलीस्ट 64 कैरेक्टर्स यहाँ पे रखने पड़ेंगे। अगर मैं कुछ कैरेक्टर यहाँ पे कम कर देता हूँ तो मेरी एल्गोरिदम एक्सेप्शन थ्रो कर देगी और वो एक्चुअली वर्क नहीं करेगी। सिमिलरली यहाँ पे आप इशूअर और ऑडियंस डाल सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से। वो बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स चेक करने के लिए हैं कि हमारे पास वैलिड इशूअर और वैलिड ऑडियंस के थ्रू ही रिक्वेस्ट आनी चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ मैंने यहाँ पे सेव कर दी हैं। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। अब यहाँ पे हम पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद मैं लॉगिन पे जाऊँगा, सेम क्रेडेंशियल से यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो अभी यहाँ पे जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है ये एक सिंगल स्ट्रिंग आई है। ये एक्चुअली मेरा टोकन जो जनरेट हुआ है वो आया है। मैं इसको जाके चेक कर सकता हूँ JWT.io वेबसाइट पे। यहाँ पे एल्गोरिदम मैंने जो यूज़ करी है मैं वो यहाँ पे डाल दूंगा और इसको यहाँ पे डालूंगा। तो मेरी जो भी मैंने वहाँ पे डिटेल्स डाली हैं, जैसे कि नेम कोड विद आ गया है यहाँ पे, एक्सपायरी यहाँ पे ईपॉक टाइम में दिखा रहा है कि एक्चुअली ये एक्सपायरी मंडे Feb 3rd 2025 23/19/20 की है। और इशूअर और ऑडियंस में मैंने जो डिटेल्स डाली है वो यहाँ पे आ रहा है। तो एनक्रिप्शन का यही बेनिफिट होता है कि एक्चुअली रीड तो हो सकती है ये, बट इसको चेंज करके नहीं भेज सकते। तो मैंने जो भी चीज़ मैंने डाल के भेजी है टोकन में मेरे पास वही वापस आएंगी आगे जब भी कोई इसको यूज़ करेगा। तो यहाँ तक हमें जब भी मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ मुझे अगेन रजिस्टर करना पड़ रहा है लॉगिन करने से पहले, क्योंकि कहीं भी डेटा सेव नहीं हो रहा। तो अब इसमें हम एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड करते हैं जिससे कि मैं अपना डेटा सेव कर सकूँ। एक बार रजिस्टर करने के बाद मुझे बार बार रजिस्टर ना करना पड़े, मैं सेम क्रेडेंशियल नेक्स्ट रन में भी यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं
एक db context की क्लास बना लेता हूँ, my db context। यहाँ पे इसको इनहेरिट कराते हैं db context के थ्रू, जो कि आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर देगा इंस्टॉल पैकेज microsoft.entity framework core find and install latest। तो ये पैकेज मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसमें होगा db context options और सिंपली बेस को मैंने यहाँ पे अपडेट कर देना है और इस कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी बना देते हैं अपने यूज़र्स के लिए। तो ये db set एक मेरा यहाँ पे सिर्फ यूज़ का होगा, यूज़र्स का, और अभी मुझे इसमें और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस db set का यूज़ करके मैं अपने टेबल यूज़र को रेफ़र करूँगा, वहाँ पे रजिस्टर में यूज़र्स को ऐड कर सकता हूँ, लॉगिन में वेरीफाई भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये db context का काम हो गया। अब मैं एक्चुअली किसी SQL सर्वर या किसी और इंस्टेंस से कनेक्ट करूँगा, तो इसके लिए आपके पास SQL सर्वर का इंस्टेंस होना चाहिए। तो इसके लिए आप SQL एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं, वो एकदम फ्री है। और अगर आपको उसका आइडिया नहीं है कि उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे एंटिटी फ्रेमवर्क से यूज़ करते हैं, तो मैंने .NET 8 ASP कोर वेब API के लिए फुल ट्यूटोरियल बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास SQL एक्सप्रेस इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे SQL एक्सप्रेस एक्सेस करने के लिए कुछ और पैकेजेस मुझे यहाँ पे ऐड करने होंगे। सबसे पहले टूल्स microsoft.entity framework core.tools, और इसके अलावा SQL सर्वर, तो entity framework core.sql सर्वर। तो ये दोनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी ऐप सेटिंग.json फाइल में एक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग डाल दूंगा जो मेरे SQL सर्वर इंस्टेंस को रेफर करेगी। तो ये localhost//SQL एक्सप्रेस मेरा सर्वर है। डेटाबेस को यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने MyDB नेम दिया है। इस नेम का अभी मेरे सर्वर में कोई भी DB नहीं है, वो जब मैं यहाँ से कोड फर्स्ट माइग्रेशन रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद चलिए program.cs में अपने DB context को यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। builder.services.add db context mydb context options.use SQL सर्वर, और इसमें builder.configuration.get connection string mydb। तो ये सेटअप करने के बाद अब हम अपने माइग्रेशन रन करेंगे। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल में जा सकते हैं। सबसे पहले ऐड माइग्रेशन, तो इनिशियल ओके। तो मुझे यूज़र में एक प्राइमरी की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ, तो एक यहाँ पे मैं void id ऐड कर दूँगा। अगेन इसको ट्राई करके देखते हैं हम। इसके बाद सक्सेसफुली मेरी यहाँ पे एक माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। आप अपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं राइट में माइग्रेशंस के अंदर आपकी ये माइग्रेशन आ जानी चाहिए। अभी इस पॉइंट पे अगर मैं अपने SQL एक्सप्रेस में जाके देखूँ तो मेरे पास MyDB नाम से कोई भी यहाँ पे डाटाबेस नहीं है। इसके बाद मैं रन करूँगा अपडेट डेटाबेस कमांड। तो अब इस कमांड के रन होने के बाद मैं अगेन इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास डेटाबेस के अंदर ये MyDB क्रिएट हो गया है और इसके अंदर टेबल मुझे मिलना चाहिए यूज़र्स का। अभी मैं इसमें सिलेक्ट करूँगा अगर, तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार के अंदर मुझे यहाँ पे ब्लैंक DB मिल रहा है, बट उसमें ID यूज़र नेम और पासवर्ड है 3 कॉलम्स हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं अपने ऑथ कंट्रोलर को चेंज कर सकता हूँ जिससे कि एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ हो जाए। तो उसको डायरेक्टली ऑथ कंट्रोलर में सारा कोड डालने से अच्छा है मैं यहाँ सर्विसेज फोल्डर में एक ऑथ सर्विस क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर से मैं एक बार को कोड कॉपी कर लेता हूँ और ऑथ सर्विस में डाल देते हैं। अब इसमें देखते हैं हमें क्या क्या मॉडिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे ऑथ सर्विस का यूज़ है, अब हमें ये यूज़र नहीं चाहिए है, हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए यहाँ पे, और कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हमें अपना डेटा कंटेक्स्ट भी चाहिए। तो MyDB कंटेक्स्ट ये यहाँ पे आ गया, इसके लिए एक क्रिएट एंड असाइन फील्ड भी कर देते हैं। ओके, इसके बाद ये जो मेथड्स हैं अब ये यहाँ पे सिंपली यूज़र रिटर्न करेंगे और इनको मैं असिंक भी बना देता हूँ। तो यहाँ से इसका नाम भी देते हैं रजिस्टर असिंक। इसमें एक यूज़र DTO की रिक्वेस्ट आएगी और इसको अब यहाँ पे इंटरेक्ट करना है मेरे DB कंटेक्स्ट के साथ और वहाँ पे ये यूज़र क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट करता है उसको ये चेक करना पड़ेगा, तो वो नहीं क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इफ़ कंटेक्स्ट डॉट यूज़र्स डॉट एनी, और यहाँ पे एनी असिंक का ऑप्शन भी है, तो मैं असिंक्रोनसली इसमें चेक करूँगा कि यूज़र डॉट
यूज़र नेम इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम अगर ये है तो उस केस में मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है नल। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करूँगा और इस यूज़र का यूज़र नेम सेट हो जाएगा, पासवर्ड हैश यहाँ पे सेट हो जाएगा और सिंपली मुझे यहाँ से ये रिटर्न कर देना। ये हो गया मेरा रजिस्टर असिंक मेथड। इसके बाद आते हैं नीचे भी सिमिलरली मुझे यहाँ पे टास्क कर दूंगा, इसको असिंक मेथड बना देंगे। ये पोस्ट यहाँ से हटा देना है। अब यहाँ पे लॉगिन असिंक हो जाएगा मेरा। तो जो चीज़ें चेक हो रही थी अगेन मुझे वही चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र नेम चेक के लिए इफ़ अवेट context डॉट यूजर्स डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट असिंक, जहाँ पे कि यू डॉट यूज़र नेम इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम, इस चीज़ को मैं एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा यूज़र में। और इफ़ यूज़र इज़ नल, यहाँ से रिटर्न नल हो जाएगा। एंड ये चेक हमारा यहाँ पे हो गया ख़त्म। इफ़ न्यू पासवर्ड हैशर डॉट वेरीफाई पासवर्ड, इस केस में ये मेरा यूज़र था, इसका पासवर्ड हैश मैंने यहाँ पे चेक किया और अगर ये नहीं मिला तो अगेन रिटर्न नल। तो यहाँ पे इसको नलेबल कर देते हैं ताकि हमारी वार्निंग्स हट जाएं। एंड जो टोकन क्रिएट करना था, क्रिएट टोकन मेरे पास नीचे है, अदरवाइज यहाँ से टोकन रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा सही है। इसके बाद इस सर्विस के लिए मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर दूंगा, आई ऑथ सर्विस। एंड अपने प्रोग्राम में जाके इस सर्विस को रजिस्टर कर देते हैं। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप्ड आई ऑथ सर्विस उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे मैंने ये सर्विस रजिस्टर कर दी। अब इस सर्विस को हम यूज़ करेंगे हमारे ऑथ कंट्रोलर के अंदर। तो क्रिएट टोकन का यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके अलावा यहाँ पे मुझे आई कन्फिगरेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पे मुझे चाहिए यहाँ पे आई ऑथ सर्विस। तो यहाँ पे क्रिएट एंड असाइन फील्ड सर्विस कर देते हैं। इसकी नीड ख़त्म हो चुकी है। मुझे यहाँ पे ना यूज़र चाहिए ना कन्फिगरेशन चाहिए, सिर्फ मेरी यहाँ पे ये सर्विस चाहिए। तो इसके बाद रजिस्टर पे कॉल आएगी, तो इसे यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे इसे सिंपली var यूज़र इक्वल टू सर्विस डॉट रजिस्टर असिंक कॉल कर देना है सेम रिक्वेस्ट के साथ। तो इसको भी यहाँ पे असिंक बना देते हैं। तो इफ़ यूज़र इज़ नल तो रिटर्न बैड रिक्वेस्ट यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, अदरवाइज रिटर्न ओके यूज़र। और यहाँ पे असिंक किया है तो इसका रिटर्न टाइप में टास्क भी डाल देते हैं। सिमिलरली मैं अपने लॉगिन मेथड में भी यहाँ पे इसी तरीके का रिटर्न रखूँगा। और यहाँ पे हम करेंगे अवेट टोकन का, जो यहाँ पे सर्विस डॉट लॉगिन असिंक से मेरे पास आएगा। अगर टोकन नल है तो बैड रिक्वेस्ट यूज़र नेम स्लैश पासवर्ड इज़ रॉन्ग। तो दोनों में से एक चीज़ रॉन्ग है। ये सब कुछ अब मुझे यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली पीछे से कुछ भी आ रहा है तो ओके टोकन मुझे रिटर्न कर देना है। तो इस पॉइंट पे मैंने एक्सट्रैक्ट करके सारा का सारा अपनी ऑथ सर्विस में डाल दिया और मैं यहाँ पे DB कंटेक्स्ट भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा DB में स्टोर होना चाहिए। एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो मैं रजिस्टर में जाता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ यहाँ पे कोड विद RSV और मैं इसको सेंड करूँ तो एक्चुअली यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक गड़बड़ है कि जब मैंने ये ऑथर सर्विस में रजिस्टर असिंक किया है, इसके बाद वापस अपने कंटेक्स्ट में ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे अवेट कंटेक्स्ट डॉट यूज़र्स डॉट ऐड असिंक यूज़र और उसके बाद अवेट कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस असिंक, क्योंकि सेव चेंजेस के बिना वो कंटेक्स्ट में तो रहेगा पर मेरे DB तक नहीं कमिट होगा। तो इसको सेव कर दिया है। अब इसके बाद इसको रन करते हैं एंड अगेन मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करके सेम चीज़ टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्टर में टेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं कोड विद RSV सेंड। तो यहाँ पे मेरा रजिस्टर हो गया होना चाहिए। सेम चीज़ एक बार DB में वेरीफाई करते हैं। इस क्वेरी को रीरन करें तो मेरा यहाँ पे यूज़र एक क्रिएट हो गया है। मैं लॉगिन में जाके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता हूँ। कोड विद RSV ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे मेरा यूज़र DB में क्रिएट हो रहा है रजिस्टर में। और लॉगिन के केस में मैं करेक्ट क्रेडेंशियल डाल के उसको लॉगिन भी कर सकता हूँ। यहाँ गलत क्रेडेंशियल डाल के भी चेक कर लेते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड इज़ रॉन्ग और यहाँ पे पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ।
तो भी सेम एरर आ रही है। तो मेरे रजिस्टर और लॉगिन के एंड पॉइंट्स करेक्ट वर्क कर रहे हैं। अब बात आती है कि एक्चुअली लॉगिन के बाद इनका यूज कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑथराइज का। बेसिकली हम किसी भी एंड पॉइंट को चाहते हैं कि लॉगिन के बाद ही यूजर एक्सेस कर सके, तो उस एंड पॉइंट पे हम ऐड कर देते हैं कि ऑथराइज यूजर ही इसको यूज कर सकता है। चलिए देखते हैं ये चीज कैसे हैंडल होती है। एक नया एंड पॉइंट बनाएंगे ऑथ कंट्रोलर में। तो इसको सिंपली हम एक गेट का एंड पॉइंट बना देते हैं, ऑथ एंड पॉइंट। इस पे हम अपना यहाँ पे ऑथराइज का एट्रीब्यूट डाल देंगे। इस एंड पॉइंट से ही डिक्लेयर हो रहा है कि ये सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, इसमें हमें कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओके से काम चल जाएगा। तो इसका नाम दे देते हैं ऑथ चेक, सिंपली रिटर्न ओके। तो कोई भी अगर इसको एक्सेस कर पाता है तो सीधा ओके रिटर्न करना है और कुछ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब पॉइंट आता है कि ऑथराइज एट्रीब्यूट तो मैंने डाल दिया, पर मैं ये किस बेस पे कह रहा हूँ कि ये यूजर ऑथराइज है कि नहीं। तो वो होगा कि वहां से मुझे एक टोकन भेजा जाएगा और मैं टोकन चेक करूंगा। तो इस चीज का पूरा सेटअप होता है program.cs फाइल में। तो यहाँ पे जब मैंने ये यूज SQL सर्वर किया था, इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड ऑथेंटिकेशन भी करूंगा। तो builder.services.add ऑथेंटिकेशन, ये मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा और इसके अंदर मुझे बताना होगा कौन सी ऑथेंटिकेशन स्कीम मैं यूज कर रहा हूँ। तो JWT bearer defaults, तो मैं bearer टोकन्स का यूज करूंगा। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये पैकेज मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट, ये इंस्टॉल होने के बाद डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम, तो डॉट ऐड JWT bearer, और इसके अंदर क्या क्या मैच करने हैं वो सारे ऑप्शंस मुझे डिफाइन करने होंगे डॉट टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स के अंदर। तो न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स, अब इसके अंदर मुझे वैलिडेट इश्यूर करना है, बिल्कुल मैं इश्यूर प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा वैलिडेट ऑडियंस भी करनी है, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने लाइफ टाइम प्रोवाइड किया था, तो वैलिडेट लाइफ टाइम भी कर देते हैं यहाँ पे। और मैंने साइन की थी, तो वैलिडेट इश्यूअर साइनिंग की भी कर देते हैं। ये चारों चीज़ वेरीफाई करनी है। अब इसके बाद वैलिडेट तो करनी है, वैलिड वैल्यूज़ क्या है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो वैलिड इश्यूअर है इसमें, जो मैं बिल्डर से फैच करा था वो वैल्यू। कॉन्फ़िगरेशन में डालने का एक ये भी बेनिफिट है कि मुझे 2 बार नहीं डालनी पड़ रही है सेम वैल्यू, रिडंडेंसी नहीं आई है। तो अगर कोई चेंज भी करता है इश्यूअर और ऑडियंस इस एंड से, तो वो दोनों जगह चेंज होगी, मेरा मिसमैच नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ऐप सेटिंग्स कॉलम ईश्वर फैच करके वो यहाँ से सेंड कर देना है। इसके बाद वैलिड ऑडियंस, यहाँ पे ईश्वर की जगह पे ऑडियंस फैच करनी है। एंड फाइनली ईश्वर साइनिंग की, तो मैंने जो की क्रिएट की थी न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, उसके अंदर एनकोडिंग .utf8.getBytes builder.configuration settings कोलन टोकन, और ये नल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मैंने वैलिडेशन पैरामीटर डाल दिए। लाइफ टाइम मुझे इस पर अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ टाइम मतलब करंट टाइम से पहले का अगर उसका लाइफ टाइम है तो वो एक्सपायर हो चुका है। अगर उसका लाइफ टाइम जो डिफाइंड है वो बाद का है, फ्यूचर का है, तो वो वैलिड है। तो मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन स्कीम ऐड कर दी है और इसके बाद मैंने यहाँ ऑथ कंट्रोलर में ऑथराइज पैरामीटर डाल दिया है। तो अब इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये एंड पॉइंट मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। इसको करते हैं रिफ्रेश और मेरा नया एंड पॉइंट यहाँ शो हो रहा है। अगर मैं इस एंड पॉइंट को टेस्ट करके देखूँ तो मेरे पास 401 अनऑथराइज्ड आएगी। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा लॉगिन में। यहाँ पे करूँगा मैं लॉगिन अपने क्रेडेंशियल्स के साथ, और ये जो मेरे पास JWT टोकन आया है इसको यूज़ करना पड़ेगा ऑथ एंड पॉइंट के अंदर, वो भी हेडर्स में। तो हेडर्स में डालूँगा ऑथराइजेशन और यहाँ पे जाएगा बियरर स्पेस, जो मैंने टोकन लिया था वो पूरा पेस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से हेडर में सेंड करना पड़ता है हमें, उसके बाद ही हम एक्सेस कर पाते हैं हमारे जो भी एंड पॉइंट ऑथराइज्ड मार्क होते हैं। अब मैं इसको देखूं तो 200 ओके रिटर्न आया है, यानी कि मैं ऑथराइज्ड हूँ इस एंड पॉइंट को यूज करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन, मतलब अब तक हमने रोल्स नहीं यूज किए। अभी कोई भी एक बार लॉगिन कर पा रहा है तो वो पूरी मेरे सारे एंड पॉइंट्स एक्सेस कर पाएगा। इसके बाद होते हैं सेकंड टाइप का ऑथराइजेशन, बेसिकली रोल बेस्ड। अभी तक आप देखें तो एक तरीके से आपने सिर्फ ऑथेंटिकेशन किया है। ऑथेंटिकेशन मतलब आप अपने ऑफिस की बिल्डिंग में घुस सकते हैं और मेन आपको गेट का एंट्रेंस मिल गया है। अब होता है कि डिपार्टमेंटल एक्सेस भी होता है ऑफिस की बिल्डिंग में। सिमिलरली इसके अंदर भी होता है कि आप रोल्स के बेस पे या क्लेम्स के बेस पे डिफाइन करते हो कि कौन से
ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे एंड पॉइंट्स हैं जो इस यूजर को अलाउड है, तो उसके लिए रोल्स डिफाइन होते हैं कि इस रोल वाले को ही यहाँ पे आना है, अलाउड है। तो अब हम वो चीज इंप्लीमेंट करेंगे कि एक दूसरा एंड पॉइंट बनाएंगे जो सिर्फ एडमिन एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक दूसरा एंड पॉइंट बना देता हूँ, बिल्कुल सिमिलर है, इसमें बस ये डिफरेंस है कि ये एडमिन एंड पॉइंट है और ऑथराइज के अंदर मुझे यहाँ पे डालना है रोल्स इक्वल टू एडमिन। यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट डाल सकते हैं कि कौन कौन से रोल्स को ये एंड पॉइंट एक्सेसिबल है। अभी सिर्फ एडमिन को मैं अलाउड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एडमिन चेक। आप चाहें तो एडमिन कॉमा मैनेजर कॉमा यूजर, इस तरीके से मल्टीपल रोल्स भी डाल सकते हैं कि इनमें से कोई भी रोल हो वो इस एंड पॉइंट को एक्सेस कर पाए। तो अब यूजर के अंदर हमें रोल्स डिफाइन करने हैं, तो मैं यहाँ पे डालूंगा उसके लिए रोल्स। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। इसके लिए मुझे एक माइग्रेशन रन करना पड़ेगा ताकि मेरे डीबी में पहुंच सके ये। तो ऐड माइग्रेशन एडिड रोल्स, और इसके बाद माइग्रेशन के बाद अपडेट डेटाबेस ताकि ये कॉलम मेरे डीबी तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे एक ऐड कॉलम रन करेगा रोल्स के लिए। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैं अगर अपने यूजर्स टेबल के अंदर देखूँ तो एक कॉलम रोल्स की है, अभी के लिए मेरा रोल ब्लैंक है। इसके अलावा एक चीज़ मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, जब मैं क्रिएट टोकन कर रहा हूँ तो अब एक नया क्लेम जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाएगा मेरा रोल, तो रोल होगा यूज़र डॉट रोल्स जो भी थे यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसके लिए मैं नेम आइडेंटिफायर भी अब दे सकता हूँ, जो कि थी मेरी आईडी। मैं यूनिक आईडी जनरेट कर रहा हूँ, ये भी मैं यहाँ से सेंड कर सकता हूँ अपने क्लेम्स के अंदर। तो जितनी ज़्यादा डिटेल्स मैं यहाँ से भेज रहा हूँ उतनी ज़्यादा बाद में यूज़ करने के लिए मेरे पास अवेलेबल होंगी। तो यहाँ से ये सारी डिटेल्स मैं भेज रहा हूँ। अब जब भी क्रिएट टोकन होगा, रोल नेम आइडेंटिफायर नेम, ये तीनों चीज़ें जाएंगी। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ कोड विद RSV। मेरे पास ये जो टोकन मिला इसको मैं इस साइट पे एक बार चेक करूँ अगर, तो अब आप देख सकते हैं क्लेम्स में मेरे पास नेम आ रहा है, कोड विद नेम आइडेंटिफायर में मेरी यूनिक आईडी आ रही है, एंड रोल में अभी ब्लैंक आ रहा है। तो अभी मैं अगर एंड पॉइंट यहाँ पे एडमिन वाला एक बार लेके आऊँ रिफ्रेश करके, एडमिन एंड पॉइंट पे मैं टेस्ट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे हेडर में डालना है ऑथराइजेशन बियरर में टोकन, और मैं सेंड कर रहा हूँ तो भी 403 फॉरबिडन आ रहा है। पहले अनऑथराइज्ड आ रहा था, अब फॉरबिडन आ रहा है, यानी कि मेरे पास एप्लीकेशन का एक्सेस तो है बट इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट का एक्सेस नहीं है। तो उसके लिए मुझे डीबी में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीबी में अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक अपडेट क्वेरी चला देता हूँ, अपडेट यूजर्स सेट रोल्स इक्वल्स एडमिन। तो ये क्वेरी यहाँ पे रन कर देते हैं। अब मेरा यहाँ पे रोल एडमिन हो चुका है। अब मैं अगर अगेन लॉगिन करूँ तो मेरे को वो रोल मिल जाएगा। आप सेम टोकन अगेन यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके टोकन में ही डिफाइन है कि आपका रोल ब्लैंक है। तो आपको टोकन रीजनरेट करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ से दोबारा लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे ये टोकन आया है। अब इसको मैं रीवेरीफाई करता हूँ एक बार कि मेरा रोल अपडेट होके आया है कि नहीं, और अब मेरे पास रोल में एडमिन आ रहा है। तो यानी कि मेरे पास रोल अपडेट होके आ गया है। अब मैं जाके एडमिन एंड पॉइंट चेक करूँगा कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। यहाँ पे नया टोकन डाल देते हैं, इसके बाद सेंड करूँ 200। ओके, मेरे पास एडमिन एंड पॉइंट का भी एक्सेस है। अब मैं एक एडमिन का रोल यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे मैं कंप्लीट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का एंड पॉइंट में कैसे यूज करते हैं, कैसे टोकन जनरेट होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, सब हमने देख लिया है। अब एक लास्ट पॉइंट देखना रहता है, वो होता है रिफ्रेश टोकन। बेसिकली मैंने जो एक्सपायरी दी है एक दिन की, तो आप ये नहीं चाहते कि एक दिन बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए, यूजर को फिर से लॉगिन करना पड़े। यूजर का खुद का जब घर का सिस्टम होता है, वो कंटिन्यूअसली यूज कर रहा है, तो वो चीज एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। यूजर यूज करते करते भी बीच में एक्सपायर हो सकता है वो टोकन, और यूजर को बेसिकली काम करते करते बीच में लॉगिन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहा है यूज बीच में, तो एक्सपायर होना अलग चीज है कि आपने यूज नहीं किया, हमारा टोकन एक्सपायर हो गया। काम करते करते बीच में वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इसके लिए फंक्शनैलिटी होती है रिफ्रेश टोकन्स की, जिससे कि आप बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट के टाइम पे जो भी एप्लीकेशन हमारी एपीआई यूज कर रही है वो रिफ्रेश टोकन भेजेगी, और रिफ्रेश टोकन के थ्रू मैं एक्सेस टोकन नया जनरेट करके दे दूंगा, जिसकी एक्सपायरी आगे रीसेट हो जाएगी। तो देखते हैं रिफ्रेश टोकन्स कैसे वर्क करते हैं। तो रिफ्रेश टोकन के लिए मुझे यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेंगी। फर्स्ट इज रिफ्रेश टोकन एंड सेकंड डेट टाइम रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे बनाई हैं, इनको मुझे माइग्रेट भी करना पड़ेगा मेरे डीबी में। तो मैं अगेन यहाँ पे एडिट रिफ्रेश टोकन, तो यहाँ पे मेरी कॉलम क्रिएट हो गई हैं, और अपडेट डेटाबेस मैं कॉल कर देता हूँ ताकि ये कॉलम्स मेरे डीबी में भी कमिट हो जाएं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा जो मेरा रिफ्रेश टोकन क्रिएट करेगा। तो मेथड बनाते हैं
प्राइवेट एसिंक टास्क, एक स्ट्रिंग टोकन जनरेट होके आएगी यहाँ से, जनरेट एंड सेव रिफ्रेश टोकन, और एक यूज़र के लिए मुझे टोकन जनरेट करना है और डीबी में सेव भी करना है। तो रिफ्रेश टोकन हमारा एक्सेस टोकन से बिल्कुल अलग होता है, इसमें कुछ डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी की तरह है, रैंडमली जनरेटेड की है। आप अपनी आईडी के साथ ये की वापस भेजेंगे तो आपको एक नया टोकन जनरेट होके मिल जाएगा। इसका इतना ही काम होता है। तो रैंडम नंबर इक्वल टू न्यू बाइट 32, और हम यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेटर बना लेते हैं, rng.getBytes रैंडम नंबर, और इसके बाद मैं रिफ्रेश टोकन अपना क्रिएट कर लूँगा। बाइट्स से मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग करनी है तो कन्वर्ट का यूज़ कर लेते हैं, 64 स्ट्रिंग। रैंडम नंबर से मेरा ये रिफ्रेश टोकन आ गया। अब इस यूज़र के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ ये user.refresh token इक्वल टू रिफ्रेश टोकन, user.refresh token एक्सपायरी इक्वल टू डेट टाइम डॉट UTC नाउ डॉट एड डेज, इसका कर देते हैं 1, और इसके बाद चेंजेस सेव कर देते हैं हमारे यूज़र के, ताकि यूज़र के अंदर ये चीज़ें सेव हो जाएं, और रिटर्न कर देंगे रिफ्रेश टोकन। तो इस प्राइवेट मेथड का यूज़ कहाँ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल होगा लॉगिन असिंक के अंदर। जिस पॉइंट पे मैं यहाँ पे क्रिएट टोकन कर रहा हूँ उसी पॉइंट पे मुझे ये रिफ्रेश टोकन भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब मैं सिंपली स्ट्रिंग नहीं रिटर्न कर सकता, अब मुझे रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन दोनों चीज़ रिटर्न करनी है। तो अब मुझे एक और DTO ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो जाते हैं यहाँ पे मॉडल्स के अंदर, ऐड क्लास टोकन रिस्पॉन्स DTO। तो यहाँ पे एक होगा रिफ्रेश टोकन और एक होगा एक्सेस टोकन। ये दो टोकन मुझे यहाँ से रिस्पॉन्ड देने हैं, और अपनी ऑथ सर्विस को अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा अब टोकन रिस्पॉन्स DTO। तो यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा var टोकन इक्वल टू न्यू टोकन रिस्पॉन्स DTO, जिसमें कि एक्सेस टोकन जो होगा वो मेरा यहाँ पे होगा क्रिएट टोकन, और रिफ्रेश टोकन जो होगा वो होगा जनरेट एंड सेव रिफ्रेश टोकन यूज़र के बेस पे। इसको यहाँ पे अवेट लगा देते हैं। तो बेसिकली अब मेरा ये रिस्पॉन्स में जाएगा, ना कि एक सिंगल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आई ऑथ सर्विस पे जाके इसका सिग्नेचर चेंज कर देते हैं, और अपने ऑथ कंट्रोलर में भी इस चीज़ को अपडेट कर देते हैं कि लॉगिन के टाइम पे यहाँ से टोकन रिस्पॉन्स DTO रिटर्न होगा। बाकी यहाँ पे कुछ कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे स्ट्रिंग जा रही थी वैसे ही टोकन रिस्पॉन्स DTO भी चला जाएगा। तो एक तो लॉगिन के टाइम पे आपके पास ये दोनों टोकन आएंगे, एंड सेकेंड आपके पास एक नया यहाँ पे पोस्ट एंड पॉइंट होगा रिफ्रेश करने के लिए टोकन को। तो यहाँ पे हम एक पोस्ट मेथड जनरेट करते हैं रिफ्रेश टोकन नाम का। तो इसको यहाँ पे नाम दे देंगे रिफ्रेश टोकन। रिस्पॉन्स में टोकन रिस्पॉन्स DTO ही जाना है, पर इसकी रिक्वेस्ट में मेरे पास यूज़र की ID और रिफ्रेश टोकन दो चीज़ आएंगी। तो अगेन मुझे एक और यहाँ पे चाहिए, एक और मैं यहाँ पे DTO क्रिएट करूँगा टोकन, यहाँ पे रिफ्रेश टोकन रिक्वेस्ट DTO। इस क्लास को एक सेपरेट फाइल में मूव कर लेते हैं, और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी एक GUID जो कि होगी यूज़र ID, और दूसरा आएगा जो भी रिफ्रेश टोकन होगा। अपने ऑथ कंट्रोलर पे, ऑथ कंट्रोलर में इसके रिक्वेस्ट में ये टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा, और मुझे यहाँ पे सर्विस डॉट रिफ्रेश टोकन असिंक कॉल करना है। अगर नल आता है तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा इनवैलिड टोकन, इनवैलिड, या मैं इसको एक्सपायर्ड भी कह सकता हूँ। ये मेथड में जनरेट कर लेता हूँ। टोकन रिस्पॉन्स DTO यहाँ से आएगा, और सेम चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं हमारी ऑथ सर्विस के अंदर भी। तो ये आ गया मेरा रिफ्रेश टोकन असिंक का मेथड, इसे हमें अब इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यूज़र फाइंड करना होगा हमें। तो अवेट context डॉट यूजर्स डॉट फाइंड असिंक, और इस केस में मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट ID भेज सकता हूँ, यूज़र ID, क्योंकि वो प्राइमरी की है। तो इफ़ यूज़र इज़ नल और यूज़र डॉट रिफ्रेश टोकन नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट रिफ्रेश टोकन, और यूज़र डॉट रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी लोअर देन डेट टाइम डॉट UTC नाउ। तो अगर यूज़र नहीं मिलता है मुझे इस ID का, या यूज़र का रिफ्रेश टोकन मैच नहीं करता है, या रिफ्रेश टोकन एक्सपायर हो चुका है, तीनों ही केस में मुझे यहाँ पे करना है रिटर्न नल। और अगर तीनों में से कुछ नहीं मिलता है तो सिंपल है कि वैलिड केस है, मैं टोकन रिफ्रेश करके यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। एक्सेस टोकन क्रिएट कर देंगे, रिफ्रेश टोकन भी
जनरेट एंड सेव के थ्रू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यही टोकन मुझे रिटर्न कर देना है यहाँ से। ये हो गया मेरा नया एंड पॉइंट भी क्रिएट यहाँ पे। अब इसको फाइनली रन करके देखते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं यूजर्स के अंदर देखूं तो मेरा रोल भी सही से डिफाइन है। रिफ्रेश टोकन अभी के लिए ब्लैंक है। रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी यहाँ इनिशियल सेट है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और मैं अगर लॉगिन करूं कोड विद RSV तो मेरे पास एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों आ गए हैं। और मैं अपने यूजर्स में जाके देखूं तो मेरा रिफ्रेश टोकन यहाँ पे आ गया है। रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी यहाँ पे आ गई है 3 Feb 1840। मैं रिफ्रेश टोकन पे जाके इसको रिफ्रेश करना चाहूँ तो मैं अपनी सबसे पहले यूज़र आईडी यहाँ से कॉपी कर लूँगा और उसके बाद ये रिफ्रेश टोकन यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से सेंड करूँगा मेरा रिफ्रेश टोकन अपडेट हो जाना चाहिए। अभी मैं यहाँ से देख सकता हूँ ये मेरा रिफ्रेश टोकन है और एक्सपायरी 1840-41 दिखा रही है। अब मैं सेंड करता हूँ। यहाँ पे नई वैल्यूज़ आ गई हैं और ये नई वैल्यू अब मुझे यहाँ पे भी दिखनी चाहिए। यहाँ पे रिफ्रेश टोकन अपडेट हो गया है और इसकी एक्सपायरी भी अपडेट हो गई है। तो इस तरीके से मैं अपने नए नए एक्सेस टोकन ले सकता हूँ जिनकी एक्सपायरी लेट होती रहेगी। तो जब तक मैं एप्लीकेशन यूज़ करता रहूँगा मेरी जो इनबिल्ट एप्लीकेशन इंटरनली हैंडल्ड होगी, जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होगी, बेसिकली वो इंटरनली रिफ्रेश टोकन के कॉल्स भेजती रहेगी थोड़े थोड़े टाइम में, जिससे कि मेरे टोकन एक्सपायर ना हो। तो ये था सब हम ASP.NET कोर के वेब API में कैसे ऑथेंटिकेशन हैंडल करते हैं। हमने पूरा एंड टू एंड देखा कि JWT टोकन कैसे क्रिएट होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए उसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ। तो इस ट्यूटोरियल के बाद आपको ऑथराइजेशन और टोकन की वैलिडेशन कैसे की जाती है वो सारा कुछ क्लियर